हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम बात करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो हिंदी साहित्य से बिलोंग करते हैं, यानी हिंदी गद्य उनका सब्जेक्ट है। तो उनके लिए आज के मॉडल पेपर में बहुत कुछ सीखने के लिए लेकर आया हूँ आज के नए प्रश्न के साथ और नया मॉडल के साथ उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के बीच में। दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की क्लास में बहुत ही मज़ा आने वाला है और अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकेंगे, क्योंकि आज के जो मॉडल पेपर है वो आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को मिला करके सारे प्रश्न बनाया गया है। तो दोस्तों देर ना करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में बहुत कुछ इसमें आपको समझ में आएगा और अच्छे से डिस्कशन भी किया जाएगा। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं आज के मॉडल पेपर की तरफ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के क्लास। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आज का आपका मॉडल पेपर 2022-23 का। इसमें आपका है बीए थर्ड सेमेस्टर, यानी कि बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी। प्रश्न पत्र आपका पता ही है, गद्य हिंदी गद्य से है। टाइम आपको 3 घंटे का है। एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019-20 के अंतर्गत जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाया गया था। खंड आ से आपको सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर है वो आपको 50 शब्दों में देना है। और पहले का फर्स्ट प्रश्न आपका है कि नई कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों आज के इस वीडियो का। और आज के वीडियो में आप लोगों के बीच में बहुत ही सुनहरा प्रश्न लेके आया हूं, जो कि आपके पेपर में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होगा आज के इस मॉडल पेपर के अंतर्गत। तो इसमें आपको आंसर लिखना होगा नई कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश पे। इसमें लिखना होगा कि आधुनिक कहानी का मूल उद्देश्य होता है जीवन की विसंगतियों का मनोवैज्ञानिक धरातल का गहन विवेचना, जिसे हम बोलते हैं कुंठा, निराशा, हीनता तथा उद्देश्यहीनता की को नए प्रकाश देना होता है। तो ये होता है नई कहानी के उद्देश्य। ये होते हैं क्या? नई कहानी के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? पहला तो आपका आता है कि धरातल पर गहन विवेचन, कुंठा, निराशा, हीनता तथा उद्देश्यहीनता। तो ये आपका होता है, यानी कि नई कहानी पे प्रकाश देना। उसका फिर दूसरा प्रश्न आता है आपका कि हिंदी को आलोचना का उद्भव, हिंदी आलोचना का उद्भव। इसमें लिखना होगा आपको आंसर दूसरे यानी कि खंड आ के दूसरे का पहले का सेकंड प्रश्न है हिंदी आलोचना का उद्भव, यानी कि आलोचना, हिंदी आलोचना का उद्भव कब हुआ, कैसे हुआ, ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आए। इसमें लिखना होगा कि आलोचना का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है सम्यक निरीक्षण। क्या होता है? सम्यक निरीक्षण। मानव की अनेक अन्य वृत्तियों अथवा संवेदनाओं की भांति आलोचना की प्रवृत्ति में चिरकाल से सिद्ध है, किंतु जीवन के व्यवहार क्षेत्र की तुलना में साहित्यिक क्षेत्र में इसका प्रवेश पर्याप्त विलंब से हुआ। इसका कारण स्पष्ट है कि पहले सृजनात्मक साहित्य अस्तित्व में आता है और इसके बाद आलोचना की प्रेरणा अथवा आवश्यकता का अनुभव किया जाता है। हिंदी में आलोचना शब्द को हम क्या कहते हैं? क्रिटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? CRITISGM, इसे हम बोलते हैं क्रिटिज्म। क्या कहते हैं? क्रिटिज्म के पर्याय रूप से प्रयुक्त होता है, जिसका तात्पर्य होता है निर्णय करना या मूल्यांकन करना। क्या होता है? निर्णय करना या मूल्यांकन करना। जब हम जिसे कहते हैं निष्कर्ष, जिसे हम बोलते हैं निष्कर्ष, जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या कीर्ति की सम्यक व्याख्या कर रहे होते हैं तो यह उसकी आलोचना ही है। क्या होती है? इसकी आलोचना होती है। दूसरा प्रश्न आता है आपका तीसरा प्रश्न आता है पहले का, निबंध के अंग। अब निबंध के अंग कौन कौन से हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निबंध के मुख्य रूप से 4 अंग माने गए हैं। आंसर में लिखेंगे निबंध के मुख्य रूप से 4 अंग माने गए हैं। पहला आपका आता है शीर्षक। शीर्षक में आपका आता है कि निबंध का शीर्षक आकर्षक होना चाहिए, जिसमें पाठकों में उसे पढ़ने के प्रति उत्सुकता उत्पन्न हो सके। फिर दूसरा आपका आता है प्रस्तावना। इसमें होता है कि इसे भूमिका भी कहा जाता है। प्रस्तावना को हम भूमिका भी कहते हैं। यह रोचित, सीमित और विषय वस्तु को स्पष्ट करने वाली होनी चाहिए।
फिर तीसरा आपका आता है इसमें विस्तार। विस्तार का मतलब समझते हैं लॉन्ग में। उसके बाद फिर आपका आता है चौथा आपका आता है उपसंहार। विकास, अब विकास का मतलब हमने आपको बताया था कि विस्तार होता है या विचारों का विकास दिखाता है और निबंधकार का दृष्टिकोण प्रकट होता है। चौथा आपका आता है उपसंहार। उपसंहार का मतलब होता है इसमें लेखन, यानी कि लेखक जो होता है वो निबंध का निष्कर्ष बताता है, यानी कि पूर्ण रूप से इसको कि इस कहानी का निचोड़, यानी किसी कहानी का वह क्या बताता है, निचोड़ बताता है। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, रिपोर्टाज। क्या आता है आपका, रिपोर्टाज। रिपोर्टाज का मतलब होता है कि इसमें लिखेंगे रिपोर्टाज में कि रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्टाज जो है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। यह गद्य की नवीनतम विधाओं में से एक है, जिस रचना में वर्ड विषय का आंखों देखा तथा कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए कि पाठक की हरतंत्रिक की तार झंकृत होते और वह उन्हें भूल ना सके, उसे हम रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्टाज का मतलब रिपोर्ट से नहीं होता है, रिपोर्ट में केवल यथातथ वर्णन होता है। रिपोर्टाज में तथ्यों को कलात्मक एवं भावपूर्ण ढंग से लिखा जाता है। इस रचना यानी विधा का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के समय में हुआ और हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की शुरुआत शिवदान सिंह चौहान अपनी रचना लक्ष्मीपुरा में मानी है, यानी कि उनकी जो रचना है वो लक्ष्मीपुरा से मानी जाती है। फिर दूसरा आपका आता है साक्षात्कार, 5वां नंबर। साक्षात्कार का मतलब होता है, साक्षात्कार मतलब होता है साहित्यकार अपने दिन प्रतिदिन के अनुभवों एवं विचारों को लेखनीबद्ध करने के लिए प्रातः डायरी लिखते हैं। क्या करते हैं, डायरी लिखते हैं। डायरी में प्रतिदिन के निरीक्षण, अनुभव एवं कार्यों का ब्यौरा लिखा जाता है और इसमें निजी विचारों, भावों और प्रतिक्रियाओं की प्रधानता होती है। डायरी में अपनापन होता है, इसलिए इससे उसके लेखक के व्यक्तित्व को झलक मिल जाती है। तो ये होता है डायरी के अंतर्गत। तो ये डायरी के अंतर्गत मैंने आपको रिपोर्टाज में डायरी के अंतर्गत बताया। उसका फिर आपका 5वां साक्षात्कार आता है। साक्षात्कार का मतलब होता है दोस्तों कि साक्षात्कार भी प्रतिष्ठा विधि है। क्या है, प्रतिष्ठित विधा है। ये रिपोर्टाज यानी कि जो डायरी हुआ है, डायरी के मिले जुली भाषा में हम रिपोर्टाज के मिली जुली भाषा में डायरी को हमने आपको निष्कर्ष रूप से बता दिया। अब आपका आता है साक्षात्कार, 5वां प्रश्न। इसमें आता है कि साक्षात्कार भी प्रतिष्ठित विधा है। इसके लिए इंटरव्यू यानी भेंट वार्ता, अंतर्ग वार्ता, परिचर्चा आदि शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं। इंटरव्यू में लेखक किसी व्यक्ति में साक्षात्कार करने के बाद किसी निश्चित प्रश्नमाला के आधार पर उसके बारे में पाठकों तथा जानकारी पहुंचाता है, तो इसे हम बोलते हैं साक्षात्कार। उसके बाद फिर आपका आता है 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न आता है, यानी कि पहले का 6, झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है। तो आपका आंसर में आएगा कि झांसी की रानी ये ऐतिहासिक उपन्यास है। क्या है, ये ऐतिहासिक उपन्यास है। उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, रेणु की कौन सी कहानी। उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न रेणु की, यानी कि आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, रेणु की कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी आपका, क्योंकि आपके पेपर में बार बार प्रश्न ये पूछा जाता है। तो इसमें लिखना होगा आपकी कि रेणु जी का मतलब होता है फणेश्वर नाथ रेणु, यानी रेणु जी का पूरा नाम है कि फणेश्वर नाथ रेणु। रेणु जी की रचनाओं रेणु की कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो रेणु जी की जो प्रसिद्ध कहानी है आप लोग को पता है, तीसरी कसम। क्या है, तीसरी कसम। ये आपके पाठ्यक्रम से संकलित है। किसके संकलित है, पाठ्यक्रम से संकलित है आपके ये आपके पाठ्यक्रम से तीसरी कसम, यानी कि रेणु जी की जो कहानी है तीसरी कसम, ये आपके पाठ्यक्रम से संकलित है। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, 8वां प्रश्न है कि रेणु जी की रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। रेणु जी की रचनाओं का नाम निम्नलिखित है, जिसमें आपका आता है पहला कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में आपका आता है ठुमरी, दूसरा
आदिम रात्रि का महक, तीसरा अग्निखोर, चौथा आपका आता है उसके बाद में फिर एक श्रावणी दोपहर की धूप, उसके बाद फिर पांचवा आपका आता है अच्छे आदमी, छठा आता है आपका मेरी प्रिय कहानियाँ और सातवां आपका आता है भित्र चित्र की मयूरी। उसके बाद में फिर उनकी कहानी आती है उपन्यास। उपन्यास के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। उपन्यास में कौन कौन से हैं। पहला उपन्यास आता है इनका मैला आंचल। मैला आंचल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता है सबसे ज़्यादा प्रश्न ये पूछा जाता है। आप लोग 10th 12th में अगर पढ़े होंगे तो ये प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा गया था उपन्यास की, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का कौन सा रचना है, मैला आंचल। तो मैला आंचल उपन्यास हो गया। उसका फिर दूसरा आपका आता है परती कथा, तीसरा आपका आता है जुलूस और चौथा दीर्घात्मा। उसका फिर पांचवा आता है पलटू बाबू रोड, फिर छठा आता है कितने चौराहे। उसका फिर आता है रिपोर्ताज। रिपोर्ताज इनकी कौन कौन से हैं। पहला रिडजल धंजल, दूसरा आता है नेपाली क्रांति कथा और तीसरा आता है वन तुलसी की गंध। तो ये आता है रेणु जी की रचनाएं। उसका फिर आपका आता है 9वां नंबर ज्ञान रंजन किस युग के कहानीकार हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ज्ञान रंजन किस युग के कहानीकार हैं। तो आंसर में लिखेंगे आप कि ज्ञान रंजन साठोत्री कहानी के प्रसिद्ध कथाकार हैं। मतलब किस युग के हैं ये, साठोत्री युग के कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध कथाकार हैं। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न कि एकांकी कला के तत्वों पर प्रकाश डालिए। एकांकी कला के तत्वों पर प्रकाश डालिए। उसमें लिखेंगे आप एकांकी कला के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। पहला तो आपका आता है कथानक, दूसरा आपका आता है पात्र और चरित्र चित्रण, तीसरा आता है संवाद और कथोपकथन, फिर चौथा आपका आता है देश काल या वातावरण। उसका फिर पांचवा आपका आता है भाषा शैली, छठा नंबर आपका आता है उद्देश्य और सातवां नंबर आपका आता है रंग संकेत। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये आज के आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एकांकी कला के तत्वों पर प्रकाश डालिए, ये आपके पेपर में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो आज के इस यानी कि सेक्शन ए के आपका सारा प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया है। अगर आपको एनी डाउट्स या एनी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। और अगर आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि आज में ये आपको जो डिस्कशन किया रहा है आप लोगों के बीच में, मॉडल पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा लाभ इसी में है। और अच्छे से आपको प्रश्न भी तैयार हो जाता है और अच्छे से आप लोग तैयार कर लेते हैं पूरा का पूरा। लेखन शैली भी कंप्लीट हो जाती है। लेखन शैली, अगर आपको लेखन शैली भी देखना है तो इसका जो मैं वीडियो डालता हूँ यानी कि टेक्स्ट वाला, उसमें आप लोग देखेंगे तो आपको लेखन शैली भी पता हो जाता है और अच्छे से आप लोग को कंफर्म हो जाता है कि हमें कैसे कॉपी करना है, कैसे कर लिखना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर हो जाती है। फिर आपका आता है खंडवा। खंडवा में आपको सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसमें आपको केवल 5 प्रश्न होना चाहिए। यहाँ पे गलत थोड़ा टाइप हुआ है, इसमें केवल आपको 5 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 200 शब्दों में लिखना है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। अब बात करेंगे, दूसरा प्रश्न है आपका सेक्शन बी का यानी खंडवा का, देवी व बल्लरी ... बन गई, ये संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आज के वीडियो में, क्योंकि आज के वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और अच्छे से आप लोग तैयारी भी करेंगे और अच्छे से ज़्यादा अंक लाने का भी प्रयास करेंगे। अब इसमें आप लोगों को लिखना है देवी बल्लरी में कि संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद के सुप्रसिद्ध नाटक ध्रुव स्वामिनी, कौन सा, ध्रुव स्वामिनी के प्रथम अंक से उद्धृत है। प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत कथन यानी कि प्रस्तुत कथन खड्गधारिणी का है जिसे वह ध्रुव स्वामिनी से कह रही है। इस कथन के माध्यम से खड्गधारिणी यानी ध्रुव स्वामिनी के पीड़ित व्यथित एवं असहाय जीवन को साहस एवं आशा बंधाती हैं। खड्गधारिणी ध्रुव स्वामिनी के हृदय में चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम भावना को जगाना चाहती हैं। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त के प्रति प्रथम दृष्टया आकर्षित हो गई थी और वह आकर्षण आज भी, किंतु रामगुप्त ने उसे बंदिनी का जीवन जीने के लिए मजबूर किया।
जिसे ध्रुव देवी असहाय और निरीह हो गई। ऐसी व्यवस्था में खड्गधारी प्राकृतिक दृश्यों के माध्यम से प्रतीकात्मक शैली द्वारा ध्रुव स्वामिनी को उत्साहित कर रही हैं। उसके बाद फिर आपका आएगा व्याख्या। व्याख्या में लिखेंगे आप लोग कि खड्गधारी झरने के समीप पहाड़ियों पर चढ़ी हुई लताओं की ओर संकेत करती हुई ध्रुव स्वामिनी को संबोधित करती हैं कि हे देवी, इन लताओं की ओर ध्यान से देखो। उनके स्वरूप को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि ये काई की जाति से संबंधित है, किंतु यही काई पैरों की फिसलन बन करके शक्तिवान व्यक्ति को भी गिरा देती है। ये लताएं जिनकी नन्ही नन्ही पंक्तियाँ दिखाई पड़ती हैं उसी काई की जाती है, और यही काई अधिक दिन की हो जाती हैं तो इनकी जो जड़ पृथ्वी के अंदर दूर तक समा जाती हैं और इसकी मजबूती बढ़ जाती है। इसकी शाखाओं के चतुर्दिक विकास होने लगती हैं। ये बढ़ती शाखाएं आसपास की वनस्पतियों और मजबूती से जकड़ लेती हैं। यह जकड़न इतनी मजबूत हो जाती हैं कि इसे आसानी से छुड़ाया नहीं जा सकता है, और जब वनस्पति जगत के छोटे रूप से इतना परिवर्तन संभव हो जाता है तो आप तो महादेवी हैं, और आपको इस प्रकार निराशा नहीं होना चाहिए। यदि आपको अपने शक्ति का संचय करते हुए आगे बढ़ती रहीं तो निश्चय ही आपको अपने ध्येय में सफलता प्राप्त होगी। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में खड्गधारी एवं एक विश्वास पात्र परिचारिका की भांति ध्रुव स्वामिनी के निराश एवं हताश मन को प्रेरणा प्रदान करके उसमें साहस का संचार करती है। और प्रसाद जी की जो कवितात्मक यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है कि प्रसाद जी ने प्रकृति की मानवीकरण बहुत ही सजीव और मार्मिक ढंग से किया है। भाषा सरल, सुबोध एवं पूर्णता संप्रेषणशील प्रयुक्त किया है, और इनकी जो भाषा शैली है वो प्रतीकात्मक और अलंकारिकता से संपुष्ट किया है। तो इसका मतलब ये हो जाता है। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि भाग्य तो सबके होते हैं ... नहीं ले रहे हो ना लो। ये है आपका तीसरा प्रश्न। और इसमें आपका आता है, तीसरे प्रश्न में आपका आता है संदर्भ में लिखेंगे आप लोग की आलोच्य पंक्तियाँ डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखित दीपदान नामक एकांकी से लगे। तो ये आपका क्या है, एकांकी है। ये जो आपका भाग्य तो सबके होते हैं, ये क्या है, एकांकी है। ये किस चैप्टर से आपका है, दीपदान। और ये किसके द्वारा लिखित है, राम कुमार वर्मा जी के द्वारा। प्रसंग है कि सोना भाग्य के ऊपर व्यंग करते हुए कहती है कि, व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या में आपका आएगा कि पन्ना धाय को संबोधित करते हुए सोना कहती है कि यदि देखा जाए तो भाग्य सभी के होते हैं। यदि मेरे पैरों में नूपुर पड़े हैं तो मैं नर्तकी हूँ, यह भी भाग्य ही है। और ये नूपुर पैरों की गति के अनुसार ध्वनित होते हैं, और जिस स्थान पर उपस्थित होना चाहती हूँ उसके सूचना पहले ही दे देते हैं, तो यह भी उनका भाग्य ही है। पुनः सोना व्यंग करते हुए कहती है कि भाग्य तो सभी के होते हैं। धाय माँ, यदि आप इस उत्सव में भाग लेना चाहती हैं तो ना लीजिए। यानी कि उनके कहने का मतलब होता है, जब व्यक्ति चारों तरफ से हार जाता है और आशा की कोई किरण नहीं दिखाई देती है तो भाग्य का ही रोना हो रोता है। यानी कि भाग्य का ही रोना रोता है, ये इस कहानी का मतलब होता है। यदि भाग्य और सौभाग्य मन की दुर्बलता का नाम है तो चारों व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति है उसकी आशा जो होती है, वो जो आशा की किरण होती है वो ना के बराबर होती है। तो यही इस भाग्य तो सबके होते हैं, और अगर भाग्य है तो नहीं ले पा रहे हो तो ना लो, तो ये इसका मतलब होता है। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, चौथा, कि मैं मानता हूँ कि ... क्रांति है और ना समर। संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है आपका। अब इसमें लिखेंगे आप लोग संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में आपका आएगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रसिद्ध ललित निबंधकार यानी कि कुबेर नाथ राय द्वारा लिखित उत्तरा फाल्गुनी के आसपास नामक निबंध से ली गई है। किसके द्वारा? उत्तरा फाल्गुन के
उत्तरा फाल्गुनी के आसपास नामक निबंध से लिया गया है। ये इसके लेखक कौन है? कुबेरनाथ राय जी हैं। प्रसंग में आपका आएगा, प्रसंग लिखेंगे कि लेखक छिन्नमस्ता का रूप धारण करने वालों की अवहेलना करते हुए कहना चाहता है। व्याख्या लिखेंगे, क्या कहना चाहता है कि यह शहर समाज और शासन के बीच में सह और मात का खेल खेला जा रहा है। मैं छोटे छोटे लोगों की अंतर आत्मा में व्याप्त क्रोध को जान सकता हूँ, लेकिन आज के लोग जो स्वयं अपनी ही भावनाओं के पिपासु बने हुए हैं, मैं उसकी निंदा करता हूँ। अपनी भावनाओं का एवं माता पिता के संस्कारों का गला घोंट देना यह कहाँ की वीरता है? स्वयं अपनी ही भावनाओं को मस्तक काटकर उसका रक्तपान करना कहाँ तक उचित है? और इसे हम ना तो क्रांति ही कह सकते हैं और ना ही युद्ध कह सकते हैं। मतलब इसका हो गया कि कवि कहना चाहता है कि छिन्नमस्ता एक देवी होती हैं जो अपना ही गला काट कर अपने ही मुंह से रक्तपान करती हैं। यानी कहा गया है कि आज की युवा पीढ़ी स्वयं ही अपना मार्ग अवरुद्ध कर रही है, अपने अनैतिक कर्मों के द्वारा उसी को उल्लेख किया जाता है और उसी को उल्लेख करता है। तो ये कवि यानी कि कुबेरनाथ जी के कहने का आशय है, यानी कि इस कहानी के आशय है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है कि साहित्य में नर्क ... सच्चाई है या? इसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है। संदर्भ लिखेंगे इसमें आप लोग, इसमें संदर्भ लिखेंगे आप। संदर्भ में आपका आएगा, इसमें प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रसिद्ध दलित साहित्यकार यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित जूठन, किससे उद्धृत है? जूठन उपन्यास से लिया गया है, यानी उद्धृत है। ये पांचवा आपका प्रश्न है जो साहित्य में नर्क है, ये किसके द्वारा है? ये जूठन से है, जूठन उपन्यास है। ये किसके? ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा। आपको प्रसंग में लिखना है, इसमें दलित लोगों के जीवन की संघर्ष गाथा का वर्णन किया गया है। व्याख्या लिखेंगे आप लोग, इसमें व्याख्या आएगा आपका कि इसमें लेखक ने दलितों की दारुण दशा का उल्लेख किया है और लेखक को यह पीड़ा है कि दलितों की पीड़ा का गान साहित्य के किसी भी कवि नहीं किया है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है, ये उनके द्वारा है। अब व्याख्या में लिखेंगे आप लोग कि साहित्य में केवल नारकीय जीवन के बारे में कल्पना करके लिखा जाता है। जब वर्षाकालीन समय होता था तो बरसात के समय हम लोगों का जीवन अत्यंत कष्टकार होता था। लेखक कहता है कि इस कष्टकार को यथार्थ रूप में हमने भोगा है। दलितों के जीवन की यह जो कष्टदायी व्यथा है उसे हमने स्वयं भोगा है। दलितों की यह व्यथा हिंदी जीवन के महाकवियों को रंच मात्र भी व्यथित ना कर सकी और यह सच्चाई बहुत ही भयावह है। तो ये आपका था पांचवा प्रश्न, यानी कि पांचवा प्रश्न था साहित्य में नर्क ... सच्चाई। फिर छठवां प्रश्न आपका आता है कि इंटरव्यू के उद्भव तथा विकास पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब इसमें लिखना होगा आपको कि हिंदी साहित्य में इस विधा का सूत्रपात प्रारंभ पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ। आगे चलकर स्वतंत्र पुस्तकों के रूप में कीर्तियाँ प्रकाशित हुई। हिंदी गद्य में इस विधा के परिवर्तन का श्रेय जो है वो बनारसी दास चतुर्वेदी जी का है। विशाल भारत में प्रकाशित रत्नाकर जी से बातचीत और प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन यानी इस दिशा में इनकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। इसके बाद नवंबर 1933 ईस्वी में पंडित श्रीराम शर्मा का कबूतर नामक इंटरव्यू प्रकाशित हुआ, जो 7 वर्ष बाद डॉक्टर सत्येंद्र के संपादकत्व में प्रकाशित साधना पत्रिका के मार्च अप्रैल यानी 1947 के अंक का इस विधा के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। और इस अंक में जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी द्वारा भदंत आनंद कौशल्यायन से और चिरंजी लाल एकाकी द्वारा महादेवी वर्मा के लिए लिए गए इंटरव्यू प्रकाशित हुए थे। इधर कुछ और पुस्तकें प्रकाशित हुईं जिनमें किसी विशिष्ट साहित्यकार से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर संकलित हैं और इस दृष्टि में समय, समस्या और सिद्धांत तथा समय और हम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
इन पत्रिकाओं में अतिरिक्त विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों को साप्ताहिकी में भी इंटरव्यू प्रायः प्रकाशित होते रहते हैं। इसी प्रकार मासिक पत्रिका जो संगीत में, यानी संगीत हो गया आपका, संगीत साधकों से भेंट शीर्षक के अंतर्गत प्रसिद्ध संगीतज्ञों के इंटरव्यू प्रकाशित होते रहे हैं। अतः स्पष्ट है कि एक स्वतंत्र विधा के रूप में भेंट वार्ताओं का महत्व निर्विवाद। इनमें साहित्यकारों के अंतरंग जीवन, उनकी रचना दृष्टि, उनकी रचनाओं का मूल प्रेरणा, उन पर पड़ने वाले प्रभाव, उनकी विचारधारा तथा उनके प्रयोजन और उद्देश्य की प्रत्यक्ष सूचना मिलती है और इनका समग्र रूप अवलोकन किया जाए जो पूरे साहित्य का स्वरूप स्पष्ट हो सकता है। तो ये होता है इंटरव्यू के उद्भव तथा विकास। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न कि महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय दीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये भी है आपका। महादेवी वर्मा जी के बारे में आपको लिखना है। इसमें महादेवी वर्मा जी के बारे में लिखना है, यानी कि उनके साहित्यिक जीवन के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले आपका आएगा इसमें महादेवी वर्मा जी के कि महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई और 1916 ईस्वी में इनकी शिक्षा कुछ समय के लिए बाधित हुई, परंतु 1919 ईस्वी में उन्होंने पुनः कास्टबेट कॉलेज का, यानी कि कास्टबेट कॉलेज जो है प्रयाग में, इनकी पढ़ाई प्रारंभ की और 1932 ईस्वी में विश्वविद्यालय से ही संस्कृत भाषा में एमए करने के बाद प्रयाग की महिला विद्यापीठ की स्थापना कर प्रधानाचार्य नियुक्त हुई और इन्होंने हिंदी साहित्य के कई दौर देखे। ये छायावाद काव्य के 4 प्रमुख आधार स्तंभों में एक के रूप में मानी जाती हैं और इन्हें अपनी रचनाओं में दर्द व पीड़ा की अभिव्यक्ति के कारण, यानी आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? आधुनिक मीरा भी कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को। इनका निधन 1987 में हुआ। लेखिका महादेवी वर्मा ने साहित्य के दोनों क्षेत्र, यानी गद्य एवं काव्य में सशक्त लेखिका के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की। निहार, नीरजा, रश्मि, संध्या गीत, दीपशिखा और यामा, काव्यकृत श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, छड़दा, परिक्रमा, गद्य कीर्ति तथा चांद पत्रिका के संपादन का भी कार्य किया। नीरजा जो कीर्ति पर शेक्सपियर पुरस्कार, स्मृति की रेखाएं द्वारा द्विवेदी पदक, हिंदी साहित्यिक सम्मेलन का मंगला प्रसाद पुरस्कार, साहित्यिक सेवा के लिए साहित्यिक भूषण पुरस्कार और यामा व दीपशिखा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनकी मरणोपरांत इन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया था। यानी कि महादेवी वर्मा मूलतः कवयित्री थी, इसी कारण इनकी गद्य रचना में उनका कवि हृदय, संवेदनाएं, उनकी अनुभूतियों के दर्शन होते हैं। तो ये था आपका 7वां प्रश्न, महादेवी वर्मा जी के साहित्यिक परिचय। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न था और ये प्रश्न आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो दोस्तों देर ना करें और वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न था। ये प्रश्न आपको बार बार नहीं बताया जाता है और ऐसे प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलते हैं जल्दी। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट सेक्शन खंड सा में केवल आपको केवल 2 प्रश्न करने थे। 2 प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 5 शब्दों में देना है। 8वां प्रश्न आपका आता है कि हिंदी एकांकी पूर्ण रूप से एक नई विधा है, स्पष्ट कीजिए। 9वां प्रश्न आता है कि जीवनी का स्वरूप विश्लेषण करते हुए उसका विकासात्मक परिचय दीजिए। फिर 10वां प्रश्न आता है कि कहानी का विकास यात्रा को दर्शाइए और 11वां प्रश्न आता है कि हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर संक्षिप्त लेख लिखिए। यानी कि मैं आपको इसमें 8वां, 9वां, 10वां और 11वां जो 4 प्रश्न है, ये आपको मैं एक टेक्स्ट वाला, यानी कि टेक्स्ट कॉपी करके इसमें आपको अलग से एक शॉर्ट लॉन्ग आंसर बना देंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो और अच्छे से आप लोग को लेखन शैली भी क्लियर हो जाएगी, अच्छे से आप लोग पढ़ सकेंगे और तैयारी भी कर सकेंगे। इससे आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा और अच्छे से आप लोग तैयारी भी कर लेंगे। तो इस वजह से मैं अगली वीडियो में ये 2 प्रश्न करके आपके सेक्शन सी के
आपको बताएंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ऐसे में आपको हम बता तो देंगे लेकिन बट आपको समझ में नहीं आएगा, इस वजह से हम आपको इसमें नहीं बताते हैं। तो अगली वीडियो में आप लोग को ये 2-2 प्रश्न करके आपको ज़रूर बता देंगे और अगली वीडियो को इंतज़ार करिए और अच्छे से आप लोग वीडियो को देखिए। समझ में आया होगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ना है तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक अपडेट करा दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे भी आप लोग को पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ अगली वीडियो तक इंतज़ार करिए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।